नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी बिजनेस पर। आप देख रहे हैं म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन और आपके साथ मैं हूं स्वाति। इस वक्त निवेश के सभी एवेन्यूज यानी विकल्प डामाडोल स्थिति में हैं और म्यूचुअल फंड निवेशक भी डरे हुए हैं। लेकिन ये वक्त डरने के बजाय संयम रखने का है। आपके मन में कई सवाल उठ रहे होंगे और हर दिन हमारी ये कोशिश रहती है कि आपके सभी सवालों के जवाब आसान शब्दों में दे सके, ताकि इस माहौल में भी आप सुकून और शांति के साथ निवेश से जुड़े फैसले ले सके। चलिए शुरू करते हैं आज का शो और देख लेते हैं कि आज के शो में खास क्या है। क्या फंड स्विच करना कंपाउंडिंग के फायदे को कम करता है? अगर 3 साल के लिए निवेश करने की सोच रहे हैं तो लिक्विड फंड कैसा विकल्प रहेगा? साथ ही जानेंगे कि लिक्विड फंड से में जो कमाई होती है उस पर टैक्स कितना लगता है। और आज हमारे सारे सवालों के जवाब देने के लिए जुड़ रहे हैं हमारे साथ कीर्तन शाह, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। कीर्तन, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। कीर्तन, माहौल बहुत अच्छा नहीं है। आप भी जिन लोगों से बात कर रहे होंगे, वैसा निवेशकों के मन में जो डर है वो देखने को मिल रहा है बहुत ज्यादा। एब्सोल्युटली। तो वैसे में हम एक सवाल ले लेते हैं इस पूरे माहौल से जुड़ा हुआ। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, पूछ रहे हैं पहले तो हमसे कि निवेश कहाँ करें अगर करना है इस वक्त तो। और बहुत सारे लोग ये सलाह दे रहे हैं कि इस वक्त अगर निवेश करना है, लमसम भी करना चाहें, तो आप किसी एक्टिव फंड के बजाय पैसिव फंड में डालें, जैसे इंडेक्स फंड में, क्योंकि उसके रिकवरी के चांसेस थोड़ा ज्यादा तेजी से होने की उम्मीद रहती है। आप इस बात से कितना अग्री करते हैं? स्वाति, होता ये है कि जब मार्केट इतना गिरने के बाद रिकवर करना स्टार्ट करते हैं तो जितने भी प्रोफेशनल मनी मैनेजर्स होते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स है, इंश्योरेंस कंपनीज है, FIIs, वो सबसे पहले लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, क्योंकि लार्ज कैप उनको बड़े अच्छे वैल्यूएशन पे मिल जाएगा इतने बड़े फॉल के बाद। तो इसीलिए जब रिकवरी का समय आता है सबसे पहले लार्ज कैप फंड्स जाते हैं। अब पैसिव और एक्टिव में देखिए दोनों साइड स्टोरीज है, बट द पॉइंट इज लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि लार्ज कैप की रिकवरी मिड कैप और स्मॉल कैप से जल्दी होगी। रही बात इंडेक्स फंड्स में करना चाहिए, तो 2 ऑप्शंस है क्लाइंट्स के पास, या तो आप इंडेक्स कर सकते हो या तो आप ETF कर सकते हो। पर एक छोटा सा सजेशन मेरी साइड से रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये है कि आप ETF में ना जाकर इंडेक्स फंड्स में रहे। क्यों? आइडियली स्वाति होता ही है कि इंडेक्स फंड और ETF में एक छोटा सा अंतर है। इंडेक्स फंड ओपन एंडेड है और ETFs क्लोज एंडेड है। तो अगर ETF से आपको बाहर निकलना है तो ETF को आपको बेचने के लिए एक्सचेंज पे जाना पड़ेगा। ऑफ कोर्स अगर आप सिर्फ रिटर्न की तुलना करें तो इंडेक्स फंड्स में आपको दिखेगा कि रिटर्न हल्का सा कमजोर है ETF के सामने, क्योंकि कॉस्ट में फर्क है। जैसे इंडेक्स फंड का कॉस्ट तकरीबन 60 पैसे से लेके 70 पैसे तक होता है और ETFs का 5 पैसे से लेके 10 पैसे तक हो सकता है। तो कॉस्ट में अंतर है, पर लोग ये भूल जाते हैं कि जब आप ETF बेचने की कोशिश करेंगे एक्सचेंज पे तो सामने उतनी लिक्विडिटी भी होनी चाहिए। और जब आप एक्सचेंज पे बेचने की कोशिश करते हैं तो 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो एक मार्केट मेकर होता है जो आपको सामने कोट करता है, तो वो आपको एक्चुअल भाव से थोड़ा ज्यादा भाव पे बेचेगा, क्योंकि उसको भी कमाई करनी है। प्लस आपको ब्रोकर को ब्रोकरेज देनी है सेल करने के लिए। और तीसरी इनएफिशिएंसी हो सकती है, जैसे आप देखेंगे 2-3 दिन पहले काफी ETFs में वर्सेस मार्केट के भाव में बहुत ज्यादा अंतर था। तो ये इनएफिशिएंसी, ब्रोकरेज और अगर आप मार्केट मेकर का कॉस्ट ऐड करेंगे तो वो कॉस्ट नलिफाई हो जाता है इंडेक्स फंड्स के सामने। तो अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर है तो मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि आप इन्वेस्ट करना चाहे अगर इंडेक्स में तो इंडेक्स फंड्स में कीजिए, ना कि ETFs में। पर अगर आप प्रोफेशनल है, आप मार्केट्स जानते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, तो आप ETFs ले सकते हैं। आपने कहा लार्ज कैप की रिकवरी ज्यादा जल्दी होती है, तो लार्ज कैप में भी एक हो गया इंडेक्स फंड भी लार्ज कैप है और एक लार्ज कैप हो गया एक्टिव, जो जैसे एक्सिस ब्लू चिप वगैरह है। तो मेरा सवाल वहां उस एंगल से भी आ रहा था कि एक्टिव लार्ज कैप या पैसिव लार्ज कैप? मेरे हिसाब से जितना मैं इतने टाइम से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ऑफ कोर्स पिछले 3 सालों में जब से ये TRI इंडेक्स बन चुका है और सेबी ने रिकैटेगराइजेशन किया है, एक्टिव फंड्स इंडेक्स को बीट करना हल्का सा मुश्किल हो गया है। पर ऐसे फिर भी बहुत सारे फंड्स हैं जो फिलहाल बीट कर पा रहे हैं इंडेक्स को।
तो ऑफ कोर्स अगर आप सही तरीके से फंड चूज करें तो एक्टिव फंड्स बेटर रिटर्न्स दे सकते हैं पैसिव से लॉन्ग रन में। ओके, चलिए अब यहाँ पर हम सवाल लेते हैं अपने दर्शकों का। हमारे पास एक मेल आया है राजेंद्र जी का। इनका सवाल समझने में थोड़ी दिक्कत हुई है मुझे। इनके सवाल के 3 मायने निकल सकते हैं, 3 या 2 मायने, क्योंकि वो कॉल पर हमारे साथ अवेलेबल नहीं है। तो इन्होंने लिखा कि ऐसे करंट मार्केट में फंड मैनेजर कैसे मैनेज करेगा पैसा मेरा। मैं SIP कंटिन्यू करता हूँ तो क्या वो स्टॉक्स रेगुलरली खरीदेगा या बेचेगा। तो शायद ये एक तरफ लग रहा है ऐसा कि ये जानना चाह रहे हैं कि ऐसे मार्केट में कैसे फंड मैनेजर की स्ट्रैटेजी क्या होती है। दूसरा इसका मायना ये निकल रहा है मेरे लिए कि मैं अगर SIP करता हूँ तो कितने पैसे मेरे एक्चुअली इन्वेस्ट हो रहे हैं। क्या जैसे यूलिप वगैरह में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका कुछ पैसा कटता है और सारे पैसे इन्वेस्ट नहीं होते थे। अभी का सिचुएशन थोड़ा बदल गया है, लेकिन पहले ये था। तो ये 2 मायना मैं निकाल रही हूँ। एक मायना आप भी आपने जवाब में दिया है, वो मायना क्या है? तो स्वाति, पहले आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर, म्यूचुअल फंड्स में अब एंट्री लोड जैसा कुछ नहीं है। तो अगर क्लाइंट 1 लाख रुपया निवेश करना चाहता है तो पूरा 1 लाख रुपया निवेश हो जाएगा, अनलाइक यूलिप जिसमें आपका एक प्रीमियम एलोकेशन चार्ज या मोर्टेलिटी चार्ज जैसा कुछ कटेगा। दूसरा जो मुझे लगा था इस क्वेश्चन से वो क्या पूछना चाहते हैं उसका आंसर, सी आइडियली 2 तरीके के फंड मैनेजर्स है मार्केट में। एक है जो बिल्कुल कैश नहीं रखते अपने पोर्टफोलियो में और जितना पैसा आता है उसको डिप्लॉय कर देते हैं। तो आप जितनी भी SIPs डालेंगे वो पूरी SIPs वो हर मार्केट सिचुएशन में डिप्लॉय करके रखेंगे, बहुत हल्का सा पैसा कैश में रखेंगे। एग्जाम्पल मिरा एसेट्स लार्ज कैप, अगर आप फेब एंड का पोर्टफोलियो देखेंगे तो तकरीबन 1% से कम कैश है पोर्टफोलियो में। तो या तो वो कैश कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहूंगा, या तो वो डेट में इन्वेस्ट करते हैं या ट्रैप्स करके कुछ एक प्रोडक्ट होता है जिसमें डाल देते हैं। तो आपके 100 रुपए इन्वेस्टमेंट में से 99 स्टॉक्स में लगे हुए हैं, 1% के करीब उन्होंने कैश रखा हुआ है। पर ऐसे भी कुछ फंड मैनेजर्स हैं जो मार्केट कॉल लेते हैं। अच्छा। जैसे उन्हें लगता है कि आज शायद मार्केट महंगा है, मुझे इस टाइम पे पूरा पैसा डिप्लॉय नहीं करना है, तो वो कुछ पैसा कैश में रखते हैं जिसे प्रोबेबली मार्केट गिरने पे उन्हें वही सेम स्टॉक लोअर लेवल पे मिल सकते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे एक्सिस ब्लू चिप, अब एक्सिस ब्लू चिप अगर आप आज देखेंगे तो तकरीबन फेब एंड की बात कर रहा हूं क्योंकि तब का पोर्टफोलियो अवेलेबल है, 19% पैसा कैश में। अच्छा, राइट। तो मेजरली तकरीबन 90% लोग फुल कैश डिप्लॉय कर देते हैं, पर ऐसे भी फंड्स हैं। और क्यों इतना ज्यादा रखते हैं, किस हालात में, क्या सोच के? रीडिंग बड़ी सिंपल है। जब भी म्यूचुअल फंड मैनेजर कैश में ज्यादा खड़ा रहता है तो ऑब्जेक्टिव ये है कि प्रॉबेबली उसे राइट प्राइस नहीं मिल रहा है किसी एक स्टॉक का बाई करने के लिए, उसे यार लग रहा है कि मार्केट्स एक्सपेंसिव है और वो यही सेम स्टॉक लोअर लेवल पे बाई कर पाएंगे, इसलिए वो कैश में खड़े रहते हैं। ओके। पर कोई फंड्स बहुत पहले से क्लियर कम्युनिकेशन रखते हैं कि हम मार्केट टाइम करने की कोशिश नहीं करेंगे कि ये वैल्यूएशन सही है या नहीं, हमारे पास पैसा आया हम उसे राइट फंड्स में डिप्लॉय कर देंगे। तो ये एक मिरा एसेट्स लार्ज कैप और एक्सिस ब्लू चिप में क्लियर डिफरेंशिएशन है फंड मैनेजमेंट टेक्निक में। ओके। और जो इनका पहला मायना समझ में, पहला मायना बता दे कि कैसे काम करता है कोई भी म्यूचुअल फंड, ये समझाना, शायद ये भी जानना चाह रहे हो। एक मायना ये भी हो सकता है कि कैसे काम करते हैं। इन्होंने कहा कि मैं पैसे दे रहा हूँ, SIP कंटिन्यू करता हूँ, तो क्या वो स्टॉक रेगुलरली खरीदेंगे? दिस इज व्हाट ही, ये उन्होंने पूछा था। सो आइडियली होता ये है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी एक फंड में ले ले जिसमें 40 स्टॉक्स में फंड में निवेश कर रखा है, तो जैसे ही उनके पास महीने के स्टार्ट में, एंड में, मिडिल में जब भी SIP का पैसा आता है, वो सेम एलोकेशन में, जिन एलोकेशन में उन्होंने स्टॉक्स खरीद रखे उन एलोकेशन में पैसा डिवाइड कर देते हैं। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर 40 स्टॉक है किसी भी एक फंड में और उसमें 10 से 11% पैसा HDFC बैंक में लगा हुआ है और उनके पास अगर 1 लाख रुपया आता है तो वो 10,000 11,000 रुपए का HDFC बैंक खरीद लेते हैं। अच्छा। जिससे एलोकेशन सेम मेंटेन रहे फंड का और वो पैसा भी डिप्लॉय हो जाए। ऑलराइट, चलिए यहाँ पर अगला सवाल लेते हैं। धीरेन गज्जर जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं। धीरेन जी आपको आवाज आ रही है मेरी? चलिए धीरेन जी से बात होगी कनेक्ट करने की फिर। ओके धीरेन जी। हाँ हेलो, बोलिए। हाँ जी, नमस्ते सर, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ मैडम, मुझे पूछना था कि एक्चुअली मेरा एज अभी 57 है।
मुझे 10 लाख रुपया किसी एक लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करना था जी। और मैं उसे 3 साल के लिए लॉक रखता हूँ। मुझे जानना था कि 3 साल के बाद में मुझे मंथली क्या इनकम मंथली क्या हो टैक्स सकता क्या है? लगेगा इस पे और हाँ, कितना और पैसा आप उसका कमा पाएंगे? टैक्स का ट्रीटमेंट कैसे होगा उसका? आपकी उम्र आपने बताई 57? 57। ओके। अच्छी बात क्या है यहाँ पे कि इस माहौल में भी जब लोग ये बात कर रहे हैं कि मैं SIP जारी रखूं या अभी निवेश ना करूं, ऐसे में धीरेन जी ये सोच रहे हैं कि चलो निवेश करते हैं। तो 10 लाख रुपए 3 साल के लिए लिक्विड फंड। देखिए, डेट फंड को लेके ना मुझे हमेशा एक उलझन रहती है। डेट फंड में 16 कैटेगरीज है। करेक्ट। तो कोई निवेशक कैसे चुने कि उसके लिए कौन सा सही है? सिर्फ ड्यूरेशन पे, यहाँ पर भी क्योंकि 3 साल की बात है इसलिए जानना चाहती हूँ मैं। स्वाति, एक सिंपल इसका आंसर ये होगा कि हर फंड फैक्ट शीट में एवरेज मैच्योरिटी करके एक डेटा दिया जाता है जी। वो एवरेज मैच्योरिटी और आपका टाइम होराइजन मैच होना चाहिए। ये सबसे सिंपलेस्ट टेक्निक है आपको पैसा निवेश करने के लिए। अच्छा। तो से फॉर एग्जांपल अगर आपको 1 साल के लिए पैसा निवेश करना है तो आप ऐसे फंड में पैसा लगाने की कोशिश कीजिए जहां एवरेज मैच्योरिटी उस फंड की 1 साल हो या उससे कम हो। ओके। राइट। सबसे बेस्ट तरीका है, 1 साल हो या 1 साल से ज्यादा हो, माय बैड। सबसे बेस्ट तरीका है कि आपको अगर रिस्क कम रखना है तो अगर आपको 1 साल के लिए निवेश करना है तो ऐसे फंड में पैसा लगाइए जिसकी एवरेज मैच्योरिटी 2 साल या 3 साल है। तो उससे आपका रिस्क भी कम हो जाएगा और आपको जितना रिटर्न चाहिए उतना आपको मोस्ट प्रोबेबली मिल भी जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर जब 3 साल का इनका नजरिया है, 2 सवाल, एक तो लिक्विड फंड इनके लिए सही कि नहीं, दूसरा कितना कमाई कर सकते हैं, कितने की उम्मीद कर सकते हैं? स्वाति, इस केस में क्योंकि उन्होंने बोला है कि उन्हें लिक्विड फंड में जाना है, पर क्योंकि उनके पास 3 साल का नजरिया है तो एक छोटा सा सजेशन ये देना चाहूंगा कि पूरा 10 लाख रुपया लिक्विड में ना डालकर अगर वो अपना पैसा 5 लाख रुपया लिक्विड में और 5 लाख रुपया मनी मार्केट फंड में स्विच कर दे तो उनका प्रॉबेबली रिस्क ज्यादा बढ़ेगा नहीं, पर रिटर्न एक्सपेक्टेशन हल्की सी बढ़ सकती है। तो मेरा सजेशन ये है कि आप अपना पैसा 5 लाख रुपया स्प्लिट कर दीजिए। 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए आप एक्सिस लिक्विड में डाल दीजिए और 5 लाख रुपए आप कोटक मनी मैनेजर फंड में डाल दीजिए। इससे तकरीबन आप 6.5% जैसा रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आपका 10 लाख रुपया 3 साल में तकरीबन 12 लाख रुपए हो जाएगा। और जब ये 12 लाख रुपए से आप SWP करने की कोशिश करेंगे तो मेरा सजेशन ये है कि आप 6% पैसा साल का निकालिए, यानी 0.5% हर महीना। तो आपको 12 लाख रुपए पे 0.5% हर महीना तकरीबन 6,100 रुपया हर महीना निकलेगा और मोटा मोटा आपका 12 लाख रुपया कैपिटल उतना वो बना रहेगा, इंटैक्ट रहेगा। और इन्होंने टैक्सेशन के बारे में भी पूछा है, टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा इसका? स्वाति, डेट फंड में टैक्स ट्रीटमेंट सिंपल है। 3 साल के बाद लॉन्ग टर्म हो जाता है, पर आपको इंडेक्सेशन का एडवांटेज मिलता है। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए अगर आपने 3 साल में 7% रिटर्न कमाया है, पर उसी 3 साल में आपका खर्चा इन्फ्लेशन 5% से बढ़ गया है, तो लॉ ये बोलता है कि हम आपको 7% रिटर्न माइनस 5% इन्फ्लेशन, आपको सिर्फ 2% पे टैक्स करेंगे। अब 2% पे इररिस्पेक्टिव ऑफ कौन से भी टैक्स ब्रैकेट में है, हम आपको ये 2% पे 20% टैक्स करेंगे। यानी इस केस में, इस एग्जाम्पल में आपको 2% के ऊपर 20%, 0.4% का टैक्स लगेगा। ओके, चलिए, यहाँ पे सब कुछ समझ में आ गया धीरेन जी आपको? यस, थैंक यू मैडम। मुझे एक सवाल पूछना है, पूछ सकता हूँ मैं? हाँ जी, एक सवाल मुझे और पूछना है, पूछ सकता हूँ मैं? सर, वक्त थोड़ा कम है, सवाल पूछ लीजिए, लेकिन जवाब अभी हम दे पाएंगे कि नहीं इसकी गारंटी नहीं लेते। पूछें जल्दी से। मैडम, इंडेक्स फंड में इस वक्त पैसे रोक सकते हैं? आप, हमारा शो रात में रिपीट होता है, इसका पहला जो डिस्कशन है वो सुन लीजिएगा, ठीक है? हमने इसी के बारे में बात की है। म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। म्यूचुअल फंड से जुड़े सवालों के जवाब आपको हम दे रहे हैं और जवाब देने में हमारी मदद कर रहे हैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर कीर्तन शाह। अगला सवाल लेते हैं। हमारे साथ शिव सिंह जुड़ रहे हैं फोन लाइन पे हरदोई से। शिव सिंह जी, क्या जानना चाहते हैं आप? नहीं मैडम, मैं SD उपाध्याय हूँ, उज्जैन से। हाँ जी, SD उपाध्याय, उज्जैन से बोल रहा हूँ। अच्छा, आप उपाध्याय जी हैं? ओके, माफ कीजिएगा उपाध्याय जी, नमस्ते। नमस्ते मैडम, नमस्ते। 10 सालों बाद आपसे बात हुई, नमस्ते करके बहुत अच्छा लग रहा है भैया। मुझे भी आपसे बात करके अच्छा लग रहा है। सवाल पूछें अपना उपाध्याय जी।
मैडम मैंने जो एसआईपीएस की लिस्ट दी थी आपको, वो शायद होगी आपके पास में, पढ़ने की जरूरत नहीं। जी आप ये पूछना, ओके नहीं, एक लाइन में अगर बताते तो बेहतर होता, लेकिन हम बोल देते हैं। आप ये जानना चाह रहे हैं कि अगर कोई एडवाइजर कहता है कि फंड स्विच करो तो उससे कंपाउंडिंग पे क्या असर पड़ता है, उसका बेनिफिट पूरा मिल पाता है, कैसे मिलेगा? मैडम एक और क्वेरी है मेरी इसी में, मुझे 3 नए फंड जोड़ना है अपने पोर्टफोलियो में, एक्सिस ब्लू चिप, कोटक इमर्जिंग और एसबीआई स्मॉल कैप। अच्छा, तो मैं पहले से जो है स्मॉल एंड मिड कैप में है और फ्रैंकलिन ब्लू चिप में है, इनको बंद करूं क्या? उपाध्याय जी देखिए ना, फंड के बारे में अगर पूछेंगे ना तो उस पर थोड़ा रिसर्च करना पड़ता है हमें, राइट? तो इमीडिएटली कुछ बताना थोड़ा मुश्किल होगा, तो उसको अगले शो में ले लेंगे हम। आज जो आपका बेसिक सवाल था उस पर फोकस करते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कंपाउंडिंग का फायदा हम जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में होता है, लेकिन कई दफा हमें ये कहते हैं एडवाइजर्स कि आप ये फंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, स्विच कर लीजिए। तो वैसे में कंपाउंडिंग का इफेक्ट क्या कम हो जाता है, उसका फायदा कम मिलता है? स्वाति, आइडियली हम ऐसा होप कर रहे हैं कि किसी एडवाइजर ने अगर आपको रेकमेंड किया है तो बेसिक अजम्पशन ये है कि वो अच्छी रिकमेंडेशन होगी वर्सेस आप जो कर रहे थे उससे। अब जब तक आपका पैसा निवेश किया जा रहा है, कंपाउंडिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर आप निवेश करते समय अगर अपने नंबर ऑफ इयर्स कम कर देते इन्वेस्टमेंट में तो शायद आपका जो स्टार्टिंग का एंटिसिपेटेड वैल्यू था वो मैच्योरिटी पे ना मिले। पर अगर आप स्टार्टिंग में 15 साल के नजरिए से निवेश करना चाहते थे और 15 साल तक निवेश करते हो और फंड्स आपके सही है स्विच करने के बाद भी, तो मुझे नहीं लगता है कि आपके कंपाउंडिंग पे कोई तो जब स्विच करने की बात होती है तो ये कहते हैं कि मान लीजिए फंड ए और फंड बी है, तो अगर कोई एडवाइजर कहता है कि फंड ए बंद करो और फंड बी में निवेश शुरू करो, तो वो ये भी कह रहा है कि फंड ए के सारे पैसे अभी तक जितने जमा हैं उसको निकाल कर फंड बी में डालो। तो वो सारा आपका एक मुश्त रकम यहाँ पर आ रहा है और आपने वहां पर फिर एसआईपी जारी रखी है। तब तो उस पर कंपाउंडिंग के इफेक्ट का कोई ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ आपको ध्यान ये रखना है कि शायद एग्जिट लोड लग सकता है अगर आप 1 साल से कम समय के लिए कम समय के पहले निकाल रहे हैं तो, और आपको कैपिटल गेन्स टैक्स लग सकता है। तो ये दोनों के अलावा मुझे कोई और वजह दिखती नहीं कि कंपाउंडिंग क्यों नहीं काम करेगा। चलिए यहाँ पर अब अगला सवाल लेते हैं हम। हमारे साथ कौन जुड़ रहे हैं फोन लाइन पे? चलिए अनूप सिंह जी का सवाल लेते हैं जब तक ये हमारे साथ जुड़े। अनूप जी की उम्र 23 साल है। दिसंबर 2018 में निवेश शुरू किया है। 3 गोल लिखे हैं इन्होंने। 2 बच्चों की पढ़ाई, उसके लिए 30 लाख, घर खरीदना है 50 लाख उसके लिए, और ये जानना चाहते हैं कि 5 फंड जो इनके पास है वो कैसे हैं, ये फंड ठीक है कि नहीं। फंड के नाम एक्सिस ब्लू चिप, पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी, मिरो एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप, एक्सिस मिड कैप और साथ ही एक HDFC स्मॉल कैप। अक्रॉस कैप्स ये बटे हुए हैं, ये अच्छी डाइवर्सिफिकेशन ठीक है। लेकिन पहले ये जान ले कि इनके गोल्स को पूरा करने के लिए 16 साल का वक्त इनके पास है अभी। और स्वाति, क्योंकि अनूप जी 11,000 हर महीना इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर हम तकरीबन 12% रिटर्न मिलेगा उस नजरिए से अगर देखें तो 16 साल में तकरीबन अनूप जी के पास 60 लाख रुपए इकट्ठा हो जाएंगे। अब 60 लाख रुपए शायद उन्हें जितनी एक्सपेक्टेशन है या पैसा चाहिए उसे हल्का सा कम है, क्योंकि उन्हें हायर स्टडीज के लिए 30 लाख और घर खरीदने के लिए 50 चाहिए। तो 11,000 पे सिर्फ 60 लाख बनेंगे, पर उन्हें 80 लाख की जरूरत है। तो अनूप जी उसके लिए आपको 11,000 से इंक्रीज कर कर आपकी SIP 15,000 रुपए तक करनी पड़ेगी। ओके, कितनी? 15,000 आप कह रहे हैं। तो ये आई थिंक कर सकते हैं। और इनके पोर्टफोलियो पे कुछ राय आपकी? अनूप जी, आपका पोर्टफोलियो ओवरऑल अच्छा लग रहा है। 2 सजेशन देना चाहूंगा। आई एम नॉट श्योर अगर आपने ये समझकर किया है या नहीं, पर हल्का सा आपका मिड कैप स्मॉल कैप में एक्सपोजर बढ़ रहा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि मेरा एसेट्स इमर्जिंग ब्लू चिप में भी थोड़े से मिड कैप है, पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी में भी थोड़े से मिड कैप रहेंगे, एक्सिस मिड कैप में मिड कैप रहेंगे, और HDFC स्मॉल कैप में भी मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों का कॉम्पोजिशन रहेगा। तो आई एम नॉट श्योर अगर आप ये रिस्क लेने के लिए रेडी हैं और ये आपका रिस्क प्रोफाइल आपको हेल्प कर रहा है या नहीं, तो इस एक चीज पे ध्यान दीजिएगा। और बाकी सब फंड्स ठीक है। अगर आप चेंज करना चाहे तो HDFC स्मॉल कैप मेरे हिसाब से आप कंसिडर कर सकते हैं बाहर निकल के किसी और में निवेश करना। ऑलराइट, तो अनूप सिंह जी आपका पोर्टफोलियो ठीक है, एक बदलाव करने की जरूरत, और
जो गोल है आपके लक्ष्य पूरा करने के लिए आपको अपने निवेश की रकम को 11,000 से बढ़ा के 15,000 करने की ज़रूरत होगी। और वो मुझे यकीन है कि आप आराम से कर पाएंगे। आप अगर 23 साल की उम्र में 11,000 का निवेश शुरू कर चुके हैं तो आप एकदम सही दिशा में चल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आज सभी सवालों के जवाब देने के लिए कीर्तन। थैंक यू। और आप सभी दर्शकों से गुजारिश है, इस वक्त पैनिक ना करें अपने निवेश को लेके। आपके मन में कोई भी उलझन होती है तो प्लीज़ हमें लिखिए। कहाँ लिखेंगे अपने सवाल? वो जो ईमेल आईडी है वो आपकी स्क्रीन पर है। सवाल लिखिए, अपना नाम लिखिए, कहाँ से लिख रहे हैं ये भी, और साथ ही अपना कॉन्टैक्ट नंबर, ताकि आपको हम कॉल कर सके और पूछ सके कि अगर हमें आपसे कुछ सवाल करने हो तो। फिलहाल के लिए म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में इतना ही। आप सभी लेकिन बने रहिए जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।